नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर रूबरू, हमारा खास कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ बाबू शेख। आज चर्चा करने के लिए विधायक जीतू पटवारी जी कांग्रेस के हमारे साथ में हैं। कहीं समय से 2002 से उन्होंने राजनीति शुरू की और राजनीति पर आज एक बड़े पद पर, विधायक के पद पर है। और उनकी शालीनता की बात करें, उनकी नम्रता की बात करें तो इंदौर में नहीं मध्य प्रदेश में वो जाने जाते हैं। जीतू पटवारी जी, आपका एसआर मध्य प्रदेश में बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपके करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, क्या आपने सोचा था? नहीं, बात ये है कि सार्वजनिक जीवन जीने में आदमी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने में और एक सेवा के भाव से किस भाव से आता है, ये ईश्वर की एक आराधना होती है, वो अपने आप लेके आता है। मैं समझता हूँ कि 2002 में मैं एक स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही मेरे रुझान इस ओर था और उसी का धीरे धीरे अपने आप होता गया। कोई उसके लिए कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पारिवारिक बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं था, या मेरे पिताजी कोई नेता नहीं थे। एक सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार से इस भाव को बनते हुए जब हम आने लगे तो मैं समझता हूँ कि अपने आप होता गया। लोगों के मर्म को जान के उनकी मदद करने से आनंद आने लगा। लोगों की भावनाओं के साथ, उनके साथ मिलके काम करना, इससे एक अंदर से एक फीलिंग होने लगी। और कोई की तारीफ़ करता था, कोई कहता था कि अरे यार अच्छा लड़का है, काम करता है, देखो हमारे को वहाँ ले गया, कलेक्टर ले गया, वहाँ पे ले गया, थाने पे छुड़वा दिया, थाने पे मदद कर दी, पटवारी को ले आया। छोटी छोटी बातों से खूब आनंद आने लगा और सार्वजनिक जीवन में आए, कार्यकर्ता बने। चूँकि एथिकली में कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से भाव को रिख के, सर मोटे तौर पर ये देश सबका है और मोटे तौर पे इसमें रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हम सब मिलकर रहने के भाव के कारण में ज़्यादा थोड़ी मेरी फीलिंग बनी कांग्रेस पार्टी की, कि सबकी बात करती है, सबके साथ रहती है, एक कट्टरपंथता का विरोध करती है, हर धर्मिता का विरोध करती है। इसलिए धीरे धीरे अपने आप ही और फिर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ के काम करने लगा। आप कांग्रेस की विचारधारा की बात करें, लेकिन हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो एक दूसरे के नहीं होते, एक दूसरे पर पत्ते आरोप लगाते नजर आते, कई बार ऐसा होता है। नहीं, बात यह है तो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के मतभेद होते रहते हैं, पर साथ में एक राजनीतिक दल में काम करने वाले लोगों के भी मतभेद होते रहते हैं। वो अपनी अपनी बात भी कहते हैं। सबको यही कांग्रेस की अच्छाई है, सबको अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। कांग्रेस पार्टी का ये पॉजिटिव साइन है। जैसा कि हम बात करें, आप कांग्रेस के एक ऐसे विधायक हो जो अपने वार्ड में, अपनी विधानसभा में पर सुबह उठकर 6 बजे जाते हैं। और भी विधायकों की बात करें तो आज तक वो मीडिया में नहीं आए, किसी प्रकार के हाईलाइट नहीं हुए और ऐसे कोई आंदोलन भी नहीं किया जिससे वो जाना जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक कोई भी व्यक्ति बनते हैं तो कुछ काम करते होंगे तभी लोग चुनते हैं। नहीं तो दिखते क्यों नहीं है वो मार्केट? वो नहीं दिखते हैं, वो जनता को दिखते हैं जब भी तो चुनते हैं उनको लोग। कभी भी कोई भी व्यक्ति भ्रमित करके किसी से वोट नहीं ले सकता है। एक बार ले सकता है, दोबारा नहीं ले सकता। नहीं, बात हो सकता है ये आप कहीं सही हो कहीं गलत हो, पर ये कहना कि दूसरे विधायक भी मेरे से ज़्यादा वोटों से जीते हैं तो मैं समझता हूँ मुझसे अच्छे होंगे तभी जीते हैं, ऐसे कैसे जीत सकते हैं? जीत तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम बात करें, आप एक बार जो है चुनाव हार भी चुके, दूसरी बार आपको एक चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के मुखिया, एक तरफा उनका मध्य प्रदेश में राज है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बात करें उनका राज है, और उस अभाव में आप जीते हो जिस समय जो कि कांग्रेस पार्टी का नामो निशान नहीं। मेरा ये कहना है कि ये अलग बात है कि मैं जिस विपरीत परिस्थितियों में जीता, ये जनता की मेहरबानी है, उनके मैं पैर धो के पीऊँ तो कम है। जिस परिस्थिति मुझ पर भरोसा किया, इससे मेरी जिम्मेवारी बढ़ी और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि चूँकि मुझे विपरीत परिस्थिति में लोगों ने चुना है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं और ताकत से काम करूँ और इसके कारण मेरे को जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे डबल 100% मेरा कैसे दूँ, मैं इस भाव को लेकर लगा रहता हूँ। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का कि इनकी हवा थी, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ऐसे परिस्थितियाँ बनती है, लोगों का भाव बनता है, पर समय और आप ठीक हो, आपके स्वभाव ठीक है, आप व्यवहार ठीक रखते हो तो कोई भी हवा कैसी भी हो वो असर नहीं करती। रही बात पहले हारने की, हार और जीत लोकतंत्र का एक सिक्के के दो पहलू है। जो जीता वो हमेशा ये सोचे मैं जीत के ही रहूँगा, कभी हारूंगा ही नहीं, तो मैं समझता हूँ ये वो अपने आप से धोखा करता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो जीतने के बाद ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस भाव को मैंने जिया और जीतने और हारने में एक ही फ़र्क होता है, प्रमाण पत्र का और तनख्वाह का। बाकी अगर हार भी जाओ और आप काम करना चाहो तो वैसा ही कर सकते हो, आप में लगन और आप में डेयरिंग होनी चाहिए। मैंने हार के भी 5 साल वो किया है
और उससे पहले जब लड़ा नहीं था तब भी करता था। तो मुझे ये भाव समझ में नहीं आता है कि हारना जीतना ठीक है, जीतना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है, पर हार गए तो निराश हो, हताश हो, हम में कुछ कमी होगी, ये परिस्थितियाँ जिताती हराती है। आपके स्वभाव के विपरीत आप काम नहीं कर सकते हैं, जो स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो मैं समझता हूँ वास्तविकता के साथ जनता रहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसका लगातार विरोध कर रही है, तो क्यों आखिर में ऐसा कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि चुनाव के 1 साल पहले मुख्यमंत्री को नर्मदा जी की याद क्यों आती है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से 2012 में उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का एक पैकेज नर्मदा के इन्हीं मुद्दों को लेके दिया था, उसका क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी को जब इस बात को लेकर उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया कि मैं नर्मदा यात्रा निकालना चाहता हूँ, सेवा यात्रा, तो ये दलगत नहीं है, सबकी है, इसलिए सब इसमें आओ, हमें आह्वान किया, प्रदेश को आह्वान किया। तो मैंने जीतू पटवारी ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से मांग की कि इस यात्रा के पूरे समय में जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ चलेगा जी, पर आप वेद और अवैध खनन नर्मदा मैया का बंद क्यों नहीं करते। आप एनजीटी ने कहा कि सबसे ज़्यादा अवैध खनन देश में आप ही की सरकार और आप ही के जिले और आप ही की विधानसभा में होता है, आप उसको बंद क्यों नहीं कराते हैं। जब भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कोयला मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा अवैध खनन देश में कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। आप ही को इतना बड़े, इतने गहरे आरोप है आप पे, आपकी सरकार के द्वारा है, उसके बाद आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप ये सेवा यात्रा तभी अच्छी लगेगी जब माँ नर्मदा के छाती के अंदर आप ये घाव बंद करोगे, क्यों नहीं करते। ये कुछ सवाल है बुनियादी, इसका उत्तर नहीं मिलता हमें, इसलिए विरोध होता है। ये राजनीतिक यात्रा है, ये भ्रम करने वाली यात्रा है, नर्मदा सेवा यात्रा नहीं है। क्या लगता है देश का सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं यापम घोटाला, कांग्रेस पार्टी ने उसे भी सही से नहीं भुना पाई? नहीं, बात भुनाने का नहीं है। देखो क्या होता है कि राजनीति में, लोकतंत्र में 2 तरह की बात होती है। एक लोकतंत्र में सत्ता में रहकर सेवा, और एक सत्ता से बाहर रह के जनता की सेवा। तो सत्ता से जब हम बाहर हो, विपक्ष में हो, तो हमें काम करने में जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम उसको अच्छे से, उस मुद्दे को अच्छे से मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक व्यापम का प्रश्न है, व्यापम में पूरे देश में नहीं, विश्व में बौद्धिक इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई किसी प्रकार की, एक परिवार जिसने अपने बेटे के भविष्य बनाने के लिए पैसे दिए और फिर उस पैसे में बेटे और बाप दोनों को अंदर जाना पड़ा और जिसने लिए वो छूट गया। ये कैसी न्याय व्यवस्था है। इसमें कहीं न कहीं बिल्कुल सही हुआ आप कि कांग्रेस पार्टी को और ताकत से लड़ना चाहिए। अभी सीबीआई की जांच चल रही है, हमें शंका है, पहले हमें ऐसी मंशा थी कि सीबीआई जांच करेगी तो शायद कुछ अच्छा निकलेगा, पर हमें लगता है कि सीबीआई ने और ज़्यादा ताकत से उसको रद्दी की टोकरी में पटका है। आने वाले विधानसभा सत्र में इसकी लड़ाई को और ताकत दी जाएगी। क्या लगता कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के बच्चे उस यापम घोटाले में मौजूद थे? बात पार्टी की नहीं है, बात व्यवस्था की है, न्याय की है। जीतू पटवारी का परिवार क्यों ना हो उसमें, उसको भी जेल होना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये किसने कहा, ये कौन कहता है कि इस पार्टी के ही लोग इसमें इन्वॉल्व है इसलिए इन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए। ये किसके राज में हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, जिम्मेवारी किसकी है। ये जिम्मेवारी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की है, जिम्मेवारी उनके परिवार के लोगों की है, जिम्मेवारी उनकी है जिनके इसमें समय समय पे नाम आए, जिम्मेवारी उनकी है जो उनके आसपास के लोग हैं। उनका मंत्री एक अंदर हुआ, वो लोग जिन्होंने इसके व्यापम के अंदर हुए सबको जमानत मिल गई, क्यों, और इसके पीछे सरकार ने और तंत्र ने मदद की इसलिए मिल गई। मेरा आपसे विनम्रता से कहना है कि जनता समझनी चाहिए, लोकतंत्र में जब भी इतनी बड़ी जीत अहंकार का परिचायक बनती है, वो चाहे किसी की भी दल की सरकार बनी हो, इतनी बड़ी जब भी जीत दी है तो अहंकार आया है। मेरा आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेंस करना जरूरी है। बीजेपी अहंकारी पार्टी हो गई है, चुनाव के हार का डर उनको समाप्त हो गया है, इसलिए इसको हराना चालू करो। हर जगह इतना बड़ा जिता दिया है कि अब वो न्याय करने में सक्षम नहीं दिखती, वो अहंकार और हठधर्मिता में सक्षम दिखती है। प्लीज़ न्याय करते आए, आपको भी आए, कांग्रेस भी अपना रोल प्ले करे। दोनों भाव को लेकर मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी को अब वोट दिया जाए और 2018 में उनकी चुनाव, लेकिन अच्छा काम क्या किया कांग्रेस से जो जनता उन्हें वोट दे?
नहीं, कांग्रेस पार्टी आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार में थी। बिजली नहीं मिलती थी ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही सरकार में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नगर निगम में भी 15 साल पहले थी जी। इन दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी से जो गलतियां हुई होगी उसकी सजा कांग्रेस को मिल चुकी है जी। अब 15 साल में एक नई जनरेशन आई, नए लोग आए हैं, नए विचार आए हैं, नए परिवार के लोग आए हैं। क्यों अवसर नहीं मिलना चाहिए उनको? क्यों कांग्रेस पार्टी के हम नए लोग जो कुछ करने के मन से देश की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश का भला करना चाहते हैं, नए विचारों के साथ करना चाहते हैं, और शिवराज सिंह चौहान को हम 15 साल से देख रहे हैं, वो कि वही शिवराज, वो कि वही बातें, वो कि वही रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड, वो कि वही बातें, थक गए हैं सुन सुन के लोग। मैं समझता हूँ कि उनको बदलना चाहिए। क्या लगता है मध्य प्रदेश में अपराध की बात करें तो अपराध में किस तरीके से रोकथाम मध्य प्रदेश सरकार ने की? नहीं, अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, महिलाओं पर अन्य अत्याचारों में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश बिहार और देश के उन सभी राज्यों से जिसका आपराधिक रिकॉर्ड, टेक रिकॉर्ड ज़्यादा होता था, उनसे आगे बढ़ चुका है। आप कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हुई, उसने हठधर्मिता की, ब्यूरोक्रेसी अपराधों में इन्वॉल्व होने लगी, भ्रष्टाचार, बड़े जो लोकायुक्त के केस सबसे ज़्यादा यहाँ है जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लोकायुक्त के केस यहाँ लगे, इतने देश में किसी राज्य में नहीं लगे। और यही राज्य है जिसने लोकायुक्त के केस भी लगाए और अपने आप ही सरकार ने अनुमति उन पे केस चलाने की नहीं दी। जिस तरीके से मैंने कहा ना, अहंकार के पर्याय बन गए हैं शिवराज, अहंकार भ्रष्टाचार की पर्याय बन गई बीजेपी की सरकार। इस पूरी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि जनता सब देख रही है, सही समय पर 2018 में इनको सही जवाब देगी। नहीं तो कांग्रेस को भी अपना जो है विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना चाहिए, वो नहीं निभाते। हम बड़े नेताओं की बात करें, कैसे कहते हो आप, कैसे कहते हो आप, ये कैसे कहते हो आप? अभी कह रहे थे कि आप हर जगह जाते हो, नहीं आप जाते हो, आप अकेले से क्या होगा? मैं क्या हूँ, कांग्रेस का वर्कर। आप अकेले से क्या होगा? आपके 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 लोग जो है पहले मुख्यमंत्री का दावा करते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाएंगे, तो उनके आधार पर वोट मांगते, फिर बोलते कि किसी और नेता को। तो एक आप नेता तय नहीं कर पा रहे हो। किसने कहा हम नेता? हमारा नेता है अरुण यादव, आज की डेट में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं। जब चुनाव आता है तो एक रणनीति हर पार्टी बनाती है, विनिंग पॉसिबिलिटी सब में देखती है, कौन चेहरा होगा तो फायदा होगा, ये बात विचार आता ही है। हर राजनीतिक दल करता है, ऐसे कांग्रेस करती है, इसमें बुरा क्या है? नहीं तो वो चेहरा कौन होगा, वही तो पार्टी। कांग्रेस पार्टी का चेहरा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, वो सोनिया जी के पास है। वो जिस दिन कहेगी, जो भी बनेगा उसके साथ में दिखूंगा। क्या लगता अब क्या तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी की चल रही है, जो अब जनता का दिल जीते और भारी मात्रा में वो जीत हासिल? कांग्रेस पार्टी 3 मुद्दों पर चुनाव में जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक, एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसान की आय नहीं बढ़ी है, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे नौकरी की बात हो, 7वें वेतन 8वें वेतन की बात होने लगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट पे 300 400 500 रुपये मजदूरी होने लगी, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़े हैं, व्यापारिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, पर किसान उस तुलना में आगे नहीं बढ़ा है। तो कांग्रेस पार्टी की मांग है, या कांग्रेस पार्टी या जीतू पटवारी का विचार है कि किसान की दोगुनी आय कैसे हो सकती है। तो सिर्फ एक ही माध्यम है अभी कि जो गेहूं 1500 को बिकता है वो 2500 करना चाहिए समर्थन मूल्य, जो सोयाबीन का समर्थन मूल्य तय करना चाहिए 5000 से ऊपर। ऐसे ही धान का समर्थन मूल्य जो आज है उससे डबल करना चाहिए समर्थन मूल्य। तीसरा, कच्ची फसलें, वेजिटेबल जितना भी है उनका भी मिनिमम प्राइस तय करनी चाहिए, उनकी लागत मूल्य से डबल जितनी लागत आती है उसका एक कमेटी बना के निर्णय होना चाहिए। और किसानों के इर्द गिर्द एक कैसे विकास हो, तभी प्रदेश का विकास होगा। युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हो तो उनको रोजगारी भत्ता देना ही चाहिए, अन्यथा वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इसलिए जितने युवा हैं उनको आप अगर रोजगार दो, रोजगार नहीं तो मध्य प्रदेश में 12 लाख युवा हर वर्ष रोजगार की तलाश में नए पैदा होते हैं, नए सृजन होते हैं। उनके लिए विचार क्या हो सकता है, क्या छोटी इकाइयाँ हो सकती है, क्या अलग अलग सेक्टर में काम हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान दो। और जब तक नहीं दे पाओ उनको बेरोजगारी भत्ता दो। ऐसे ही महिलाओं को लेकर भी प्रोग्राम्स है, उनको आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसे कई ये विषय नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि विस्तृत चर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी को उस हर वर्ग को
साथ लेना पड़ेगा और उसके लिए सोचना पड़ेगा। जनता उसकी ओर देख रही है और आशा भरी निगाह से देख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो आए दिन वो कांग्रेस पार्टी पे विवादित बयान देते, राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते, क्या लगता है आपको? कैलाश विजयवर्गीय बहुत सम्मानित व्यक्ति है और हमारे परिवार मेरे पे बहुत स्नेह रखते हैं, पर वो आजकल नहीं कई दिनों से उनको ज़बरदस्ती छपने की बीमारी, मीडिया में बने रहने की बीमारी, बड़ा नेता कैसे बनूं उसके लिए अनर्गल बयान देने की बीमारी, इस तरीके से का उनका कैरेक्टर बनता जा रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादा लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। अभी उनका हाल ही में एक बयान सामने आया था कि अखिलेश यादव पहले जो है यूपी को लूट रहे थे, अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर लूटेंगे जनता को। कि राहुल गांधी पे तो कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं चल रहा है, अखिलेश पे भी नहीं चल रहा है, इन पे पेंशन का भी चल रहा है, सुगंध देवी का भी चल रहा है और 5-6 केस लगे हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, इसलिए वो कहते क्या है, पर वास्तविकता तो ये है। नहीं तो उनका विरोध तो कांग्रेस पार्टी इंदौर में नहीं करती। नहीं, विरोध नहीं करती तो फिर पेंशन घोटाला उठता क्यों? विरोध नहीं करती तो लोकायुक्त की जांच क्यों चलती? विरोध नहीं करती तो कोर्ट में रोज क्यों जा रहे हैं रमेश मेंदोला? विरोध नहीं करती तो अंतर सिंह दरबार ने उन पर केस लगाया, उसके लिए वो कोर्ट में क्यों दर बदर भटकते? क्या लगता है, इंदौर की बात करें, यहाँ पर भू माफिया का कब्जा है इंदौर में, तो किन नेताओं का हाथ होना चाहिए? क्योंकि नेता काफ़ी बार बचाने में सामने आते हैं उनको। बात व्यक्ति से जुड़े हुए लोग कई हो सकते हैं, व्यवस्था का काम है अपराधियों को किसी भी प्रकार के, चाहे आर्थिक अपराधी हो या क्राइम के अपराधी हो या अन्य XYZ नेता हो, अभिनेता हो, सामान्य जन हो, व्यवस्था अपना काम करे। इसमें जो भूमाफिया, जो लोग परेशान आम जनता करते हैं उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, ताकत से करनी चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब भी समय आया है मैंने विरोध किया है, आगे भी करता रहूँ। मध्य प्रदेश में अरुण यादव अभी एक आंदोलन में हाल ही में गए थे, वहाँ भी उनके साथ मारपीट की गई थी, क्या कुछ मामला? बात ये है, मैंने जैसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी चौहान अहंकार के पर्याय हो गए। बड़वानी में नेता प्रतिपक्ष की कॉलर पकड़ के उनको गालियां दी जाती है, मुख्यमंत्री के सामने खड़े रहकर। कैसी सरकार चला रहे हैं वो? एक नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का मुख्यमंत्री होता है जी। विपक्ष की सरकार, जो विपक्ष के जो वोट डलते हैं उनकी आवाज़ होता है, उसकी कॉलर पकड़ के उसको धमकाया जाता है मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री के अलग से एक शब्द नहीं निकलता, कहीं समझाने की बात नहीं निकलती, कहीं डांटने की बात नहीं निकलती, जिसने गाली दी उसको और पास में खड़ा करके भाषण देने की बात निकली। ऐसे ही अरुण यादव उस पार्टी के नेता है जितने इतने साल तक देश की आज़ादी से उन्नति तक देश को संवारा और सहारा है। ऐसे में इतने बड़े दल के प्रदेश प्रमुख को इस तरीके से लाठियों से पिटवाना ये अहंकार का परिचायक नहीं है तो क्या है? ये तो हो ही गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द, उनके सरकार के किसी नुमाइंदे ने एक शब्द उनको संवेदना के नहीं बोले। ये सब बातें जनता देख रही है, 2018 में इसके जवाब देगी। हम इंदौर शहर की बात करें, स्मार्ट सिटी में इंदौर शहर आ चुका, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी की बात करें, इंदौर शहर कह सकते हैं कि पहले से स्मार्ट है, लेकिन जो निचली बस्तियों की बात करें, 29 ऐसे जो वार्ड इंदौर शहर में जोड़े गए, उनके पास पानी की सुविधा नहीं, सड़कें की सुविधा नहीं, तो उसको कैसे देखेंगे आप? मैंने पहले दिन से कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर वैध और अवैध रहवासियों को उजाड़ना अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस पार्टी की जिस दिन नगर निगम बनेगी उस दिन वो लोग जिनके अतिक्रमण के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर मकान तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे तोड़े जा रहे हैं, उनको मुआवजा उचित मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, शासन की नीति है वो होना चाहिए जी। जो अधिग्रहण किए हुए मकान, उनको जो कानून है भू राजस्व संहिता का, उसके अंतर्गत जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 1 का 4 देते हैं, इन शहर में 1 का 2 देते हैं, उसी प्रकार इनकी संपत्ति का कम से कम उनका उचित मुआवजा, उसका मूल्यांकन करके देना चाहिए। ये मांग मैंने पहले भी की है, हमारी सरकार आएगी तब जो पहले तोड़ दिए उनके भी दें। अभी भी ऐसे कहीं परिवार के जो मकान लगातार नगर निगम चौड़ीकरण के नाम पर तोड़े जा रही है, कहीं ऐसे जो लोग उनको बेघर कर दिया है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला, क्या अब आगे आप करेंगे? नहीं, मैंने कहा है इसके लिए कांग्रेस पार्टी कमेटी बनाकर इस पूरे कार्य योजना पर किस तरीके से आगे बात की जाए, लोगों को साथ लिया जाए, किन किन परिवारों को जो पीड़ित है उनको इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ा जाए, और साथ ही उन गरीब लोगों को जिनके सालों से मकान बने हुए हैं, जिनके 20-20, 30-30 साल से जो घर रह रहे हैं, उनको तोड़कर नए बिल्डिंग बनाने की बातें हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ये सब बातें इस बात के घोतक है
कि ये अव्यवहारिक है, अलोकतांत्रिक है। इस पे कांग्रेस पार्टी एक विचार करके अपना पक्ष पूरा सामने ला रही है। इंदौर शहर में हम कहीं ऐसे इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंचता, हो सकता है संभवतः आपका भी उसमें इलाका आता होगा, तो क्या इंदौर शहर के हम अधिकारियों की बात करें तो योजना ही बनाते जा रहे हैं, ना कि काम करते जा रहे हैं? नहीं, बात जहाँ तक योजना तो बननी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए योजना बनेगी जब भी वो मूर्त रूप लेगा। पर चूंकि सब विभाग बड़े हैं और नीचे कुछ नहीं, ये एक विरोधाभास दिखता है। मैं समझता हूँ कि सकारात्मकता से विकास में हम साथ आना चाहिए जी। पार्टियां, नेता बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती है, हम आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, परसों हमारी पीढ़ियां रहेगी। पर हमारा जो आज का दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, वो ये है कि हमारा जो अच्छे से अच्छा जो काम मिला है उसको करके शहर के विकास में, हित में काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ विकास में पॉजिटिव और सकारात्मक रहना चाहिए, विनाश में हमेशा न्याय की व्यवस्था में रहना चाहिए जी। तो हम विकास में शासन के आज जो जिसको जनता ने चुना उसके साथ है, और जिस तरीके की बातें हो रही है, हठधर्मिता हो रही है, अलोकतांत्रिक तरीका हो रहा है, उसके विरोध में। आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी आएगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, मैं जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितनी बड़ी ताकत से आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है वो अहंकारी हो गए, ताराजू के एक पलड़ा बहुत भारी हो गया है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कांग्रेस नई कांग्रेस है, नए लोगों की कांग्रेस है, नए विचारों की कांग्रेस है, नई पीढ़ी की कांग्रेस है। कांग्रेस पे भरोसा करें, इसको साथ लें, इसको ये वही पार्टी है, वही विचार है जिसने देश की आज़ादी में आहुति दी, वही विचार है देश की उन्नति में भी आहुति दी, और समय आने पर देश की उन्नति में आगे भी अपनी आहुति देगी। मैं समझता हूँ उस पर भरोसा करें। भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकारी और इतनी हठधर्मी हो गई है, डरना बंद हो गई है, हार का डर समाप्त हो गया, इसलिए बदलाव जरूरी है। एक बार आपको बदलाव करना है, बस ये। यूपी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? वहां पर जीत हासिल होगी कांग्रेस? मैं वहाँ गया नहीं हूँ, और चूँकि जो हम अखबार और इसके माध्यम से देखते हैं, अखिलेश और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है, नेचुरली 100% जीतने की ओर दिखता है। नोटबंदी को लेकर क्या असर देखने को मिला मध्य प्रदेश? नहीं, नोटबंदी में किसान मर गया, गरीब मर गया, मध्यम वर्गीय मर गया, उद्योग मर गया, मीडिया जगत पर आफत आ गई, पत्रकारों की तनख्वाहें कम हो गई और उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। मुझे सब पता है, एक एक संस्थान की बातें पता है। मैं समझता हूँ ये नोटबंदी का असली चेहरा है। नोटबंदी के नाम पर हठधर्मिता जो पीएम ने की, यही काम और तरीके से भी हो सकता था, सरल भी हो सकता था, स्मूथली भी हो सकता था। स्कैंडल बना के जो इस काम को किया, उसकी सजा मुख्य प्रधानमंत्री को भी सही समय पर मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने कहीं ऐसे उद्योगपतियों को इन्वेस्टमेंट के लिए इंदौर और पीतमपुर में बुलाया, तो क्या अब इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे? नहीं, बात ये है कि हर मुख्यमंत्री का एक धर्म होता है कि वो यहाँ उद्योग लगे जिससे रोजगार बढ़े, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रयास किए होंगे तो सकारात्मक है, उसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट की नीति है, इन्वेस्टर लाने की नीति है, और उन्होंने जो आर्थिक आधार पर उद्योगों को लाने की बात कही, जितने बड़े सब विभाग दिखाए, इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट की, उससे जितना हासिल होना था उससे 10 पैसे भी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक की बात करें तो उनके कहीं ऐसे आरोप है कि भाजपा के पार्टियों की बात करें या उनके पार्टी के लोगों की बात करें तो कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में एक पार्टी है और अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कहीं जो विधायक आज भी जो है निष्क्रिय देखने को मिलते हैं। और विधायकों की बात करें तो जीतू पटवारी जी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश में रहते हैं और कहीं ऐसे विरोध भी वो करते हैं। उनकी बात करें तो उनके विधानसभा में सुबह 6 बजे उठकर वो हर एक वार्ड में जाते और काम करते और आज भी जनता का दिल उन्होंने जीता है। इंदौर शहर की बात करें तो और भी उनसे हम जानना चाहेंगे, इंदौर में और क्या बदलाव आना चाहिए? इंदौर में हम आज के लिए नहीं जिए, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद मेरा शहर कैसा होगा, इस भाव को लेकर कार्य योजना बने और इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका, विपक्ष का भी हो, पक्ष का भी हो, जनता का भी हो, बुद्धिजीवी का भी हो, स्पेशलाइजेशन जिस वर्ग के लिए जिन लोगों का उनका भी हो, और एक ऐसा इंदौर जो दुनिया के नक्शे पे नंबर बना है। इस तरह का इंदौर कैसे बने, इस पे एक कार्य योजना बननी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसमें सकारात्मकता से हर राजनीतिक दल के हर कार्यकर्ता को साथ लेके काम करना चाहिए। क्या मेट्रो सिटी में इंदौर सक्सेस होगा? नहीं, मेट्रो सिटी तो आई नहीं है अभी, बात ही बातें हैं, खर्चा ही खर्चा किया, काम तो कुछ हुआ नहीं, पर आना चाहिए, सकारात्मकता से सोचना चाहिए। वो जापान की कोई कंपनी थी जिसने बिना ब्याज से लोन देने की बात की थी, वो पिक कर गई है।
अब कुछ नई सरकार की योजना के अनुरूप कुछ बातें नहीं आ रही है, अभी इस क्लियर नहीं है, पर मैं समझता हूँ कहीं से भी फंड जनरेट हो, ऐसा हो जिसमें इंदौर को ये सौगात मिले और इसमें सकारात्मकता से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। जो फैक्ट्रियों की बात करें, पीतमपुर की बात करें, इंदौर की बात करें या देवास की बात करें, कहीं ऐसी फैक्ट्रियां बंद हो गई है? मैंने कहा सरकार का जो इन्वेस्टर को लाने का, इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश के विकास का, उद्योगों को बाहर से लाकर यहाँ इन्वेस्ट करवाने का जो फार्मूला है, उसमें जितनी उन्होंने सब्जबाग दिखाया उससे 10% भी वो पास होते नहीं दिखे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो सब बातें फिर से एक बार उनकी समीक्षा होनी चाहिए। काम होने के पहले, बात होने के पहले कितना हमने काम किया इसका एक वाइट पेपर आना चाहिए, और वाइट पेपर आने के बाद क्यों उद्योग मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं, क्या कारण है, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपने आधारभूत सुविधाएं वैसी क्यों नहीं दे पाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। सिर्फ एक व्यक्ति रामदेव बाबा, जिसको आपने 22 साल उनकी कंपनी को, पतंजलि को 20 साल का टैक्स में छूट दे दी, बाकी लोगों को क्यों नहीं दी? अगर उनको दी तो दूसरों को क्यों नहीं दी, और दूसरों को देनी थी उनको क्यों दी? वो चश्मा के अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे वाली कहावत को रोक क्यों नहीं लगे? ये सब बातें हैं, ये सब सकारात्मकता से, मन से सुधार अगर शिवराज सिंह करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ के छोटे उद्योग चालू होंगे, जिन उद्योगों पे संकट है वो भी कहीं के पॉजिटिव काम करेंगे। इसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार का फेलियर। एक तालाब पे जहाँ कोर्ट बन रही थी वहाँ पर आप लगातार विरोध करते हुए नजर आए, और जो है सरकार उस तालाब को वहाँ पर बना रही थी और वो काम भी रोका गया। क्या कुछ आपको वहाँ पर, आपकी एक कह सकते हैं कि अच्छी सोच थी कि आपने वहाँ उस तालाब को सुरक्षित रखा? नहीं, मैंने नहीं बचाया, वो शहर की जनता ने बचाया, और उसमें सकारात्मकता थी, उसमें सुमित्रा ताई की भी पॉजिटिविटी थी, उसमें सरकार शिवराज सिंह को भी इसमें तो मानना है कि वो बना रहे थे। दिलीप बिल्डकॉन का ठेका था, दिलीप बिल्डकॉन का और शिवराज का क्या रिश्ता है सबको जग जाहिर है। उसके बाद भी सरकार ने उसमें पॉजिटिविटी से हमारा साथ दिया, शहर की जनता का साथ दिया, सब ने। चूँकि दलगत राजनीति से ऊपर का मामला था, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करके इस बात को नहीं, मेरा एक अपना नेचर है, इसलिए सब ने उसमें मेहनत की थी और हम सफल हुए। क्या लगता है इंदौर में ताई और भाई की लड़ाई रहती है? इनसे मुझे क्या लेना देना, ताई और भाई की लड़ाई से जनता देखे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा विषय नहीं है, पर फिर भी सुमित्रा ताई इस शहर की धरोहर है, मैं समझता हूँ उतना बड़ा पद मिला है उनको, हम पॉजिटिव लेना चाहिए उसको। एक बार उन्होंने आपको भी कहा था जीतू तो अभी राजनीति में बच्चा है। हाँ सही है, उनको सही कहा था। उन सुमित्रा ताई के कैरेक्टर के आगे मैं बहुत छोटा हूँ। वो 9-9, 8-8 बार लोकसभा जीती, मैं एक बार विधानसभा जीता। वो इतने बड़े पद पर इतना अनुभव के साथ काम कर रही है। अभी मेरा इतना सा कैरियर, छोटा सा कैरियर है, और चूँकि बच्चा कहा उन्होंने, ये एक गलती, एक से मेरे को उनसे केवल वो है, एक शिकायत है, उन्होंने ये कहा राजनीति में बच्चा है। ये कहती कि तू मेरा बच्चा है तो मुझे अच्छा लगता नहीं। फिर बाद में उन्होंने आपकी पीठ भी थपथपाई थी काम होने के बाद? कोई बात नहीं, थपथपाई थी इसका मतलब है कि कुछ मैं अच्छा कर रहा था। उन्होंने अब वो बच्चा कहा वो भी ठीक होगा, और ये कहा वो भी ठीक होगा, सकारात्मकता से लेना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी की बात करें, वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, और इसी को लेकर वो इंदौर शहर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो पहचाने जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि एक बार फिर अब कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करें, अगर कांग्रेस पार्टी उनके सभी जो वादे हैं जनता के वो भी पूरा करेगी। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए SR मध्य प्रदेश। नमस्कार।